अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यूक्लियर फिज़िक्स 1 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है एक ऐसी डिवाइस है या ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम इस्तेमाल करके पहला तो एक काम ये कर सकते हैं कि हम मैसेज फाइंड कर सकते हैं। मैसेज किस चीज़ के फाइंड करेंगे? कोई भी हमें एलिमेंट दिया हुआ है उसके हमें डिफरेंट मैसेज का कहा हुआ है कि ये फाइंड करें, हम वो फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, उस एलिमेंट में मौजूद एटम्स और आयंस की रिलेटिव कंसंट्रेशन जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से आइसोटोप्स को डिफ़र कर सकते हैं, यानी कि कोई भी एक एलिमेंट हमें दे दिया जाए और हमें कहा जाए कि आप उसके आइसोटोप्स की अबंडेंस फाइंड करें, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में पहला जो पॉइंट आता है वो है आयन सोर्स, उसके बाद है वेलोसिटी सिलेक्टर और तीसरा जो इसका पोर्शन है वो है मोमेंटम सिलेक्टर। तो सबसे पहले जो आयन सोर्स होता है, ये नाम से ही जैसा कि क्लियर हो रहा है कि आयंस हमें प्रोवाइड करेगा। तो आयन सोर्स बेसिकली क्या करता है, हमें आयंस प्रोवाइड करता है जो कि वेपोराइज्ड पार्टिकल्स होते हैं। और इन वेपोराइज्ड पार्टिकल को लेने के लिए हम कौन कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाएं किसी भी एलिमेंट पे, तो वो जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि हम इलेक्ट्रिक स्पार्क की मदद से जो एलिमेंट है उसको हम आयंस में कन्वर्ट कर दें। अब जब आयंस जो है वो आयनाइज हो जाता है, कोई भी एक एलिमेंट जो हमने दिया या गैस थी या कोई भी इस तरह का एलिमेंट था, तो वो जब आयनाइज हो जाएगा तो आयनाइज होने के बाद आयंस जो हैं उनको सेपरेट आउट करना ज़रूरी होगा। अगर हम उसको सेपरेट नहीं करेंगे तो वो कैथोड और एनोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। अगर वो कैथोड और एनोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं तो इस केस में क्या होगा कि हमें जो हम चाह रहे हैं रिजल्ट्स, हमारे जो डिज़ायर रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल सकेंगे। तो ये मेथड हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीटर की बेस पे हम आइसोटोप्स डिफरेंशिएट उनको करते हैं। तो ये एक इसका मेजर डिफेक्ट ये है कि इसमें आयंस को सेपरेट रखना पड़ता है। सेकंड जो पॉइंट है वो है वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर जो है, जब यही वाले आयंस वेलोसिटी सिलेक्टर में मूव करके जाते हैं तो दो फिनोमेनाज होते हैं। पहला तो ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे कोलिजन हो रही होती है। डिफरेंट कोलिजन्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी में माइनर सा डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है, लेकिन हम इस डिफरेंस को निगलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आइसोटोप्स डिफरेंट होने की वजह से, क्योंकि कोई भी एक एलिमेंट है उसमें उसके आइसोटोप्स भी मौजूद हैं जिनके डिफरेंट मैसेज हो सकते हैं, तो इस वजह से क्या होगा कि हर एक के जो मतलब जो भी पार्टिकल्स जितने भी उसमें होंगे, वेपोराइज पार्टिकल्स जो होंगे, आयंस होंगे, उन सब की वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। अब फर्स्ट वाले को तो हमने निगलेक्ट कर दिया डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी को, लेकिन ये जो है एक मेजर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है वेलोसिटी में, तो इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब हमने यहाँ पे वेलोसिटी सिलेक्टर में आने वाले आयंस की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए एक एक्सप्रेशन डेवलप करवाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वेलोसिटी सिलेक्टर में फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं। तो पीछे से जो आयंस आएंगे उन पे लगने वाली यहाँ पे दो मेजर फोर्सेस हैं। पहली तो होगी इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरी होगी इसकी मैग्नेटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है, और दूसरी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है जो कि जिसकी डायरेक्शन आउट ऑफ पेपर है। तो यहाँ पे दो तरह की फोर्सेस आ गई। जो इलेक्ट्रिक फोर्स थी वो इक्वल थी Q इंटू ई के, एंड मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इक्वल आ जाएगी Q इंटू वी क्रॉस बी के। अब यहाँ पे V जो है वो वेलोसिटी है और B उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों के दरमियान में क्रिएट होने वाला एंगल जो है वो 90 है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आयंस जो हैं वो मूव करके जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और जो इसकी वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड है, तो इनके दरमियान में क्रिएट होने वाला एंगल 90 होगा। 90 एंगल होने की वजह से साइन 90 हमें 1 के इक्वल मिल जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स आएगी वो इक्वल होगी Q इंटू वी इंटू बी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमने जो दोनों फोर्सेस ली हैं वेलोसिटी सिलेक्टर में, अब इन दोनों फोर्सेस को हम इक्वलाइज करेंगे। अगर हम दोनों फोर्सेस को इक्वल रखते हैं तो ये इक्वल आ जाएगा Q E इज़ इक्वल टू Q V B, जहाँ से हम वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन डेवलप कर लेंगे V इज़ इक्वल टू E ओवर B,
और ई जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो फॉर्मूला है ये इस्तेमाल किया जाता है वेलोसिटी सिलेक्शन के लिए, जो कि हम आयंस की वेलोसिटी सिलेक्शन करते हैं उसके लिए। ई जो है वो वही वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो हम अप्लाई करेंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड भी हम अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए जो अगर एक स्पेसिफिक वैल्यू हम ई और बी की रखते हैं तो उसके लिए हम वेलोसिटी जो है वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं आयंस की। नेक्स्ट जो है वो है मोमेंटम सिलेक्टर। मोमेंटम सिलेक्टर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो करंट हैं वो डिफरेंट यहाँ पे करंट बताए हुए हैं I1, I2, I3। बेसिकली यहाँ पे एक स्केल मौजूद होता है, ग्रेजुएटेड स्केल, जो कि रेडियम का बना हुआ होता है। इसके ऊपर जब आयंस वेलोसिटी सिलेक्टर से मोमेंटम सिलेक्टर की तरफ मूव करके जाते हैं तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वहाँ के मौजूद आयंस को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगी कि अब उनको एक सेमी सर्कुलर पाथ में जो है वो ले जाएगी, और हर एक का जो सर्कुलर पाथ है वो उनके मैसेज की बेस पे डिफरेंट होगा। यानी कुछ आयंस जो हैं वो यहाँ पे ये इस पॉइंट तक आएंगे, कुछ आयंस जो हैं वो थोड़ा आगे की तरफ सर्कल बनाएंगे और कुछ आयंस जो है उससे भी आगे जाएंगे। तो इसका मतलब है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डिफरेंट मैसेज की बेस पे डिफरेंट करंट्स जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। ये जो आयंस हैं जो करंट प्रोड्यूस करेंगे वो यहाँ पे करंट I1, I2 और I3 के तौर पे हमें मिल जाएगा। अब ये याद रहे कि जो मोमेंटम सिलेक्टर है, वेलोसिटी सिलेक्टर में हमने आउट ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी, लेकिन मोमेंटम सिलेक्टर में हमने इनटू द पेपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है। अब मोमेंटम सिलेक्टर में मैग्नेटिक फील्ड तो है, इसका मतलब है वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स भी मौजूद होगी, और यही मैग्नेटिक फोर्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, दैट इज़ mv²/r। अब अगर हम इन दोनों फोर्सेस को इक्वलाइज करते हैं तो हमारे पास मैस के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा वो होगा m=q_b/r/v, जिसमें v जो है वो वही वेलोसिटी है जो कि वेलोसिटी सिलेक्टर में हमने देखी। तो इसका मतलब है हम एक्सप्रेशन जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, इस एक्सप्रेशन को हम सेकंड एक्सप्रेशन में जो है वो पुट कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो m जो है वो इक्वल आ जाएगा q_b/r/v की जगह पे हम e/b प्लेस कर देंगे। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा m=q_b²r/e। अब इसमें q_b²/e जो है वो तो एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि q जो है वो चार्ज है, ठीक है। b होगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो हमने खुद से अप्लाई की है, तो वो कांस्टेंट ही रहेगी, और e जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी कांस्टेंट ही रहेगी। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि अगर ये तीनों पैरामीटर्स जो हैं वो कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेडियस के। रेडियस क्या है कि अगर ये सर्कल जो है, ये जो सर्कल है इसका पूरा इतना डायामीटर हो जाए तो हाफ इसका क्या होगा, रेडियस होगा। यानी कि जो ये सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करके गए हैं आयंस, ये आयंस मूव करते हुए किस रेडियस के साथ गए हैं ये डिपेंड करेगा उसके मैस पे। तो जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ही ज़्यादा बड़ा जो रेडियस है वो कवर करेंगे आयंस। तो इससे क्या होगा कि एक तो हमें ये जो है अबंडेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा। मैस को अगर हमने कहा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आर के, तो एक तो ये आइसोटोप्स को डिफरेंट करने के लिए हमें हेल्प आउट करेगा, आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए। जैसे कि अगर हम नियॉन की बात करते हैं तो नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं, तो यहाँ पे ये 3 तरह के करंट्स हमें मिल जाएंगे तीनों आइसोटोप्स के लिए। इसी तरह जिसके जितने आइसोटोप्स होंगे उतने ही ज़्यादा हमें जो है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आगे मिल जाएगी। अगर हम मैस स्पेक्ट्रोग्राफ की बात करें तो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ जो है वो हमें एक ग्राफ डेवलप करके दे देता है जो हमें किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स की अबंडेंस की इंफॉर्मेशन देते हैं। अबंडेंस क्या है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो नेचर में, यानी कोई भी आइसोटोप जो है वो नेचर में कितना ज़्यादा पाया जाता है या किस अमाउंट में पाया जाता है, वो उसकी अबंडेंस कहलाती है। जैसे कि नियॉन जो है उसकी यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है। उसके लिए जब हम ग्राफ डेवलप करते हैं करंट स्ट्रेंथ और मैस नंबर के दरमियान, तो करंट स्ट्रेंथ और मैस नंबर के दरमियान कुछ इस तरह से हमें ग्राफ मिल जाता है। करंट स्ट्रेंथ को हम रखते हैं वाई एक्सिस पे एंड मैस नंबर को एक्स एक्सिस पे। तो जो मिलने वाला ग्राफ है उसमें आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट पीक है वो 20 वाले जो आइसोटोप है उसकी है। इसका मतलब है नियॉन 20 जो है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, यानी उसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा है। 21 वाला जो है उसकी अबंडेंस बहुत कम है, और 22 की जो है वो 21 से थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी 20 वाला जो है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है।
इसका मतलब है हमने किसी भी आइसोटोप को, जब हमने ये देखना है किसी एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं और किन किन अबंडेंस के, मतलब उनकी अबंडेंस क्या क्या है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मास स्पेक्ट्रोमीटर से और मास स्पेक्ट्रोग्राफ से मिल जाती है। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है मास डबलेट मेथड। ये मेथड जो है इससे भी हम डिफरेंट मैसेज जो हैं वो मेजर कर सकते हैं। ये मेथड किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसमें बेसिकली दो ऐसे एलिमेंट्स लिए जाते हैं या दो ऐसे कंपाउंड्स लिए जाते हैं जिनका मास सेम होता है, देखने में अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, लेकिन जब हम उसको एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं C10H8 और C9H20। जब हम इनके मैसेज जो है वो फाइंड आउट करते हैं तो इसको हम कार्बन 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ एंड हाइड्रोजन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, तो इनको ओवरऑल ऐड करने से टोटल जो है वो 128 इसका भी बनेगा एटॉमिक मास और इसका भी एटॉमिक मास 128 बन जाएगा। लेकिन जब हम इनका मास देखेंगे विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, इसका मास डिफरेंस मेजर करेंगे तो वो तकरीबन 0.09390 म्यू के इक्वल आ जाता है। अब ये जो मास डबलेट मेथड है इसमें हम क्या करते हैं कि इस डिफरेंस को लेते हुए, बेसिकली इसी डिफरेंस को यूज़ करते हुए हम किसी भी अननाउन जो न्यूक्लियस है उसका मास फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये है कि कोई ऐसा न्यूक्लियस जिसका मास हमें नहीं पता वो हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं दो तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन जो है उसका जो मास है AMU में वो हमें पता है वो 12 म्यू के इक्वल होता है, तो उसको यूज़ करते हुए और इस डिफरेंस को यूज़ करते हुए हम हाइड्रोजन का मास जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस जो है वो हमने लिख लिया, डेल्टा M इज़ इक्वल टू मास ऑफ C9H20 एंड माइनस मास ऑफ C10H8। दोनों का मास जो है इसका डिफरेंस लेंगे तो जो आंसर हमें मिलेगा उसको हम सबसे पहले इसको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। मास ऑफ कार्बन मल्टीप्लाइड बाय 9 एंड मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 20 एंड मास ऑफ कार्बन मल्टीप्लाइड बाय 10 और मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 8। जब ये लिखेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 9mc माइनस 10mc, तो ये आ जाएगा माइनस mc एंड 20mh माइनस 8mh, ये आ जाएगा 12mh। तो इसको सॉल्व आउट किया और mc जो है ये मास ऑफ कार्बन है, जो मैंने पहले भी बताया कि ये तो अंडरस्टूड है, हमने देखा हुआ है AMU में कि ये 12 म्यू के इक्वल होता है। AMU स्केल पे हमने देखा था, ये 12 म्यू के इक्वल आ गया प्लस 12mh एज इट इज़ आ गया। यहाँ से यही वाला 12 म्यू इधर आके ऐड अप हो जाएगा तो ये 12.09390 म्यू के इक्वल आ जाएगा एंड यही 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो mh यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह एक और मेथड है वो है न्यूक्लियर रिएक्शन मेथड। इसको इस्तेमाल करते हुए भी हम किसी भी अननोन न्यूक्लियस का मास जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए जो मेथड है वो ये है कि सबसे पहले हमने एनर्जी डिफरेंस लेना है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स को जब हम माइनस करेंगे तो जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा वही एनर्जी का डिफरेंस लेते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी न्यूक्लियस का अननोन मास। जैसे इसके लिए यहाँ पे हमने एक रिएक्शन कंसीडर किया A प्लस बी गोज़ टू C प्लस डी, जिसमें हम सबसे पहले रेस्ट मास एनर्जी लेंगे A की, फिर B की और इसी तरह C और D की। A और B की रेस्ट मास एनर्जी जो है वो MAC² प्लस MBC² होगी, माइनस करेंगे MCC² प्लस MDC² जो कि प्रोडक्ट्स की रेस्ट मास एनर्जी थी। जब इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा जो हमें एनर्जी की इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, एनर्जी डिफरेंस की इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। और इसके अलावा हमें इसमें अगर 2 या 3 का मास पता है तो हम अननोन न्यूक्लियस का मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है मास एक्सेस। ये टर्म क्या है, ये बेसिकली डिफरेंस होता है मास ऑफ न्यूक्लियस इन AMU माइनस मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन AMU, यानी कि एटॉमिक स्केल पे यानी कि AMU स्केल पे जब हम मास ऑफ न्यूक्लियस देखेंगे और म्यू में ही हम मास नंबर देखेंगे न्यूक्लियस का, तो इसी के डिफरेंस को हम मास एक्सेस कहते हैं। पैकिंग फ्रिक्शन बेसिकली मास एक्सेस पर यूनिट न्यूक्लियन है, हम कह सकते हैं मास एक्सेस डिवाइडेड बाय न्यूक्लियन नंबर, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ये जो है वो हमें पैकिंग फ्रिक्शन दे देता है। पैकिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू, ये तो मास एक्सेस का ही फॉर्मूला है जो हमने ऊपर देखा,
डिवाइडेड बाय ए जो है ये क्या है, ये मास नंबर होगा। मास नंबर जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं जिसकी पैकिंग फ्रिक्शन फाइंड करनी है उसी का मास नंबर होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको समझना ज़रूरी है ताकि हम बाइंडिंग एनर्जी को समझ सकें। तो सबसे पहले मास डिफेक्ट देखते हैं। मास डिफेक्ट बेसिकली क्या है कि अगर हम किसी भी एक एलिमेंट का मास मेजर कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, और दूसरा हम इस तरह से मेजर करते हैं कि हमें पता है उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो उनको हम मल्टीप्लाई कर दें। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को प्रोटॉन के मास के साथ मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को न्यूट्रॉन के मास के साथ मल्टीप्लाई करें, तो टोटल मास प्रोटॉन का भी आ जाएगा और न्यूट्रॉन का भी आ जाएगा। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल न्यूक्लियस का जो मास है वो भी हमें मिल जाएगा। एक तरीका तो ये होगा न्यूक्लियस का मास फाइंड करने का, और दूसरा हम किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड करेंगे। लेकिन ये याद रहे कि जब भी हम इस तरीके से यानी कि जो इंडिविजुअली अगर हम मास जो है फाइंड आउट करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का और फिर उसको एडअप करते हैं, तो इस तरह से किया मास फाइंड आउट किया गया मास जो है वो हमेशा ग्रेटर होता है एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास से। इसलिए इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा होता है मास का, यानी कि जो हमने बेसिकली एग्जैक्ट अमाउंट तो ये आनी चाहिए ना, जो हमने यहाँ पे ऐसे फाइंड आउट किया कि अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन फर्स्ट करें 4 है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो 2 हैं, या वो भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 2 हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 2 हैं, तो इनमें टोटल जो है वो जितना मास इस तरह से बनता है उतना ही ओरिजिनली जो है वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जब हम फाइंड आउट करें उतना ही बनना चाहिए। लेकिन इसमें डिफरेंस क्यों आता है? वो जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली मास डिफेक्ट होता है, यानी एक डिफेक्ट के तौर पे हमारे सामने आ रहा है वो डिफरेंस। तो इसी डिफेक्ट को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी में ये यूज़ होता है। बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी क्या है, आइंस्टाइन ने ये जो है वो प्रपोज किया कि अमाउंट ऑफ मास जो है, अमाउंट ऑफ मास डिफेक्ट फॉर अ न्यूक्लियस, ये जो होता है हमेशा यूटिलाइज हो जाता है ये ऐसी एनर्जी के तौर पे जो बाउंड करती है न्यूक्लियॉन्स को ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलें और पूरा न्यूक्लियस बना दें। यानी यही वाला मास डिफेक्ट जो है ये न्यूक्लियस बनाने के लिए जो मास जो है उसके तौर पे ये एक्ट करेगा, उसके लिए एनर्जी के तौर पे एक्ट करेगा। तो मास डिफेक्ट से एनर्जी की तरफ कैसे जाएंगे, आइंस्टाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू mc²। यहाँ से हम ले लेते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इक्वल है मास डिफेक्ट इंटू c²। मास डिफेक्ट क्या था, यही वाला फार्मूला मास डिफेक्ट वाला हम लगाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे c² के साथ, तो ये आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ये एनर्जी की वो अमाउंट है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक दूसरे के साथ मिल के एक पूरा न्यूक्लियस डेवलप करने के लिए जितनी अमाउंट रिक्वायर होती है ये वही अमाउंट है। इसका मतलब है कि अगर इतनी अमाउंट जो है वो उसको इकट्ठा करने के लिए चाहिए थी, तो इतनी ही अमाउंट जब वो एक दूसरे से सेपरेट आउट होंगे तो इतनी ही अमाउंट जो है एनर्जी को वो रिलीज़ भी होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, किसी चीज़ को बाइंड करना है, तो बाइंड करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी वही बाइंडिंग एनर्जी है। तो अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की बात करें तो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो जितने भी होंगे पूरे न्यूक्लियस के अंदर, गिवन न्यूक्लियस में, जब हम बाइंडिंग एनर्जी को उन न्यूक्लियॉन नंबर पर डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स पे डिवाइड करेंगे, तो आने वाली जो एनर्जी होगी वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगी। अब कोई ऐसा एलिमेंट जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो इसका मतलब है कि उसको बाइंड करने के लिए थोड़ी एनर्जी रिक्वायर थी। लेकिन अगर हम कहें कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा। डिस्कस कर लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी के ग्राफ को। बाइंडिंग एनर्जी का जो ग्राफ है वो हम बनाएंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड मास नंबर के दरमियान। इसमें सब एलिमेंट्स के लिए जो ग्राफ आता है वो हमें बेसिकली हर एक एलिमेंट की स्टेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन देता है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे लेस स्टेबल जो है वो हाइड्रोजन है, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे कम है। उसके बाद अगर हम सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट की बात करें तो वो आयरन है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सब एलिमेंट्स से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये मोर स्टेबल न्यूक्लियाई है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये ग्राफ जो है ये कुछ अनस्टेबल सा हमें क्यों मिल रहा है, तो इसकी वजह ये है कि ये जो आयरन है, आयरन से पहले वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो इंक्रीज़ हो रहे होंगे, लेकिन साइज़ ऑफ न्यूक्लियस जो है वो उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ नहीं हो रहा होगा। अगर साइज़ ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज़ नहीं हो रहा होगा, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के ज़्यादा होने की वजह से उनके दरमियान में रिपल्शन की फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी। तो रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से हमें यहाँ पे बहुत अनस्टेबल ग्राफ मिलेगा।
ये जो अनस्टेबल ग्राफ है ये जो है इसकी वजह यही है। और इसके अलावा ये है कि आयरन से पहले वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारा, ये जो सारा रीजन है इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे ये सारे फ्यूजन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, और आयरन के बाद वाले जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे फिशन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये आयरन है यहाँ पे कुछ हमें स्टेबल ग्राफ मिल रहा है। इसके स्टेबल होने की वजह क्या है कि इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जैसे बढ़ते हैं उसके साथ साथ साइज़ ऑफ न्यूक्लियस भी उसी लिहाज से बढ़ रहा होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें स्टेबल ग्राफ मिलता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के साथ साथ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी बढ़ रहे होते हैं, और उनके अकॉर्डिंगली जितना साइज़ बढ़ना चाहिए उतना साइज़ ऑफ न्यूक्लियस नहीं बढ़ता है, तो फिर से इसमें रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाती हैं। रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से फिर से हमें कुछ अनस्टेबल सा ग्राफ मिलना शुरू हो जाता है। और ये जो आयरन है इसके बाद वाले जो जितने भी जो हैवी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब फिशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है ये हमें हर एक एलिमेंट की स्टेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन दे देता है। अब इन सारे टॉपिक्स को हम समराइज़ कर लेते हैं एक दफ़ा। सबसे पहले हमने देखा मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है और मास स्पेक्ट्रोमीटर किस तरह से आइसोटोप्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए या सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेकेंड मेथड हमने पढ़ा मास डबलेट मेथड, और थर्ड था न्यूक्लियर रिएक्शन मेथड। ये दोनों मेथड भी हमें अननोन न्यूक्लियाई का या अननोन न्यूक्लियस का मास फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते थे। फोर्थ जो हमने पढ़ा वो है मास एक्सेस, और मास एक्सेस से हमने पैकिंग फ्रिक्शन किस तरह से फाइंड आउट करनी है ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा मास डिफेक्ट क्या है, एंड मास डिफेक्ट से हम बाइंडिंग एनर्जी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं टू चेक आउट द स्टेबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट। और इसके अलावा हमने एक ग्राफ जो है वो डिस्कस कर लिया जो हमें स्टेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन दे रहा था ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। उम्मीद है ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो आप हमारे लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।